नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में वोटिंग जारी है और धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में भी मतदान चल रहा है। 8 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से लगातार मतदान जारी है। तस्वीरें हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग 8 लोकसभा सीटों पर चल रही है। तो धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में मतदान जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तो ये वो तमाम दिग्गज हैं जो वोट करने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग जारी और चौथे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और इस कड़ी में अलीराजपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने मतदान किया। वहीं धार में बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने मतदान किया। इसके अलावा शाजापुर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, नीमच में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और खरगोन में बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने मतदान किया है। तो तस्वीरें हैं जिसमें तमाम दिग्गजों की तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया और वो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें उन तमाम दिग्गजों की हैं जो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे और लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तमाम वो प्रत्याशी हैं, अनीता सिंह चौहान, कांतिलाल भूरिया, सावित्री ठाकुर। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सुधीर गुप्ता, महेश परमार, अनिल फिरोजिया, गजेंद्र पटेल, पुरखलाल खट्टे, ये तमाम वो प्रत्याशी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तो चौथा और आखिरी चरण आज मध्य प्रदेश में है और 8 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के साथ मतदान किया। यहां मुख्यमंत्री ने मतदान के बाद परिवार के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मतदान के दौरान सीएम ने महिला बुजुर्ग वोटर की व्हील चेयर खींचकर वोट डलवाया। बता दें कि मतदान से पहले सीएम ने परिवार के साथ भगवान शिव और भगवान हनुमान के दर्शन भी किए। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करने वाली 3 तस्वीरें सामने आई, जहां 88 साल की लकवाग्रस्त एक बुजुर्ग महिला ने मतदान कर युवाओं को जागरूकता का संदेश दिया। वहीं दूसरी तस्वीर गांव सिंदे कॉलोनी से सामने आई है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं चुनरी पहनकर मतदान करने पहुंची। और वहीं तीसरी तस्वीर ज्योतिनगर से सामने आई, जहां ढोल ताशों के साथ महिला और पुरुष वोट डालने पहुंचे थे। तो देखिए, ये वो अनोखी तस्वीरें हैं जो लोगों को जागरूक कर रही हैं। एक तरफ वो बुजुर्ग महिला है जो कि मतदान करने पहुंची थी और दिव्यांग महिला है, वहीं चुनरी ओढ़ करके कुछ महिलाएं मतदान स्थल पर पहुंची, वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और ढोल ताशों के साथ भी जनता यहां पर मतदान करने पहुंची थी। तो 3 अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती हैं। तो दिव्यांग बुजुर्ग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए देखिए मतदान दल पर पहुंची थी और इसी के साथ ही वो तमाम महिलाएं हैं जो चुनरी पहन करके मतदान करने के लिए पहुंची थी। और उत्साह इस कदर कि ढोल ताशों के साथ भी लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे। ये वो लोग हैं जो उन तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, जो अपने घरों से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। उनसे लगातार हम अपील भी करते हैं कि आप भी घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व में आपको अपनी आहुति देनी चाहिए। अपनी 5 साल की सरकार को चुनना चाहिए, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे वो तमाम दिग्गज जो एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम तकलीफों का सामना करने के बावजूद भी मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ओले गिर रहे हो, लेकिन फिर भी एक संदेश देने की कोशिश है उन तमाम लोगों को जो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं कि आप भी घर से बाहर निकलें और मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे, क्योंकि आखिरी और अंतिम चरण है और इस चरण में 8 सीटों पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। और देखिए, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था जहां पर लोग वोट डालने के बाद तस्वीरें खिंचाते हैं और ये तस्वीरें उन लोगों को जागरूक करने के लिए भी हैं और कहीं ना कहीं एक याद के तौर पर है कि हमने अपनी 5 साल की सरकार को चुनने के लिए मतदान किया था। तो देखिए लोग कैसे
अपने साथ साथ बुजुर्गों को लेकर के भी पहुंच रहे हैं ताकि वो भी मतदान करें और सरकार को चुने, जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखें और कहीं ना कहीं जो सरकार से उम्मीदें वो लगा करके बैठे हैं उन उम्मीदों को ध्यान में रख करके आज मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो देखिए, हर कोई यहां पर जागरूक करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और अलीराजपुर में मतदान के बाद कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतेगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को लेकर कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के सामने भूरिया कोई चुनौती नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री नागर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान झाबुआ रतलाम सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही। सीधा बातचीत करते हैं। सर, दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब तक जो रुझान है आपके पक्ष में, रुझान कितना आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा चुनाव में आज मतदान हो रहा है और आज अभी 11 बजे तक का जो आया है आंकड़ा, करीब 35% मतदान हुआ है लोकसभा अलीराजपुर झाबुआ रतलाम में। और मुझे विश्वास है कि ये 72 के आसपास जाने वाला है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कैंपेनिंग की हम लोगों ने मतदान केंद्र तक, और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा का चुनाव झाबुआ रतलाम अलीराजपुर ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं लंबे वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, कई बार के सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चुनौती आपको नजर आती है कि नहीं नजर आती है? देखिए, कांतिलाल भूरिया से हम आज से नहीं लड़ रहे हैं, हम बरसों से लड़ रहे हैं कांतिलाल से। जब झाबुआ अलीराजपुर रतलाम में झंडा उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलता था और उस समय हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करते थे। और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। मैं सवाल ले लेता हूं। रतलाम में बीजेपी को हमेशा बढ़त मिलती है, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर ये छूट जाता है। इस बार कुछ अहम कोशिशें यहाँ पे हुई आपकी तरफ से? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं आपको कह रहा हूँ, कांतिलाल का बेटा जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ से लोकसभा हार रहा है। अच्छा, अपनी क्षेत्र से हार रहे हैं? वो हार रहा है, देख लेना 4 तारीख को। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ कि आठों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जब जनता में उत्साह है। ऐतिहासिक मतों से जीत का दावा मंत्री नागर सिंह चौहान कर रहे हैं और 8 विधानसभा में जीत का दावा किया जा रहा है। 4 जून का इंतजार है और दावा यह भी है कि विक्रांत भूरिया यानी कि कांतिलाल भूरिया के जो बेटे हैं वो जहां से चुनाव लड़ते हैं वो विधानसभा, वो क्षेत्र भी कांग्रेस पार्टी हार रही है। नागर सिंह चौहान से हम बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन तुलजान के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, अलीराजपुर। झाबुआ रतलाम सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कहा कि रतलाम के साथ झाबुआ अलीराजपुर में भी लीड का दावा है। उन्होंने कहा कि चुनाव बीजेपी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, भील भिलाला वोटों का कोई बंटवारा नहीं है। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट है ये और यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सीधा बातचीत करेंगे। मैम, अभी तक आप क्षेत्र में घूम रही थी, अब तक क्या रुझान समझ में आ रहा है? जनता किस ओर रुख दिखा रही है, आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल, आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का सपना देखा है उसको लेकर जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। और रुझान यही है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, कमल खिलेगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, आपके सामने 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सामने है। चुनौती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल नहीं। मैं भी दूसरी बार की जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, तो चुनाव तो मैं लड़ चुकी हूँ, नई नहीं हूँ। और मैं 2004 से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। कई बार जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके लिए मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी का। और जहाँ तक विपक्ष के जो हैं प्रत्याशी, वो कितनी बार सांसद रहे, 5 बार या जितने भी बार, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और बड़ा चुनाव है। ये प्रत्याशी नहीं लड़ता, ये कार्यकर्ता लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, ये बीजेपी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान का दावा है। और रतलाम के अलावा झाबुआ और अलीराजपुर में भी लीड की बात कह रही हैं। कैमरा पर्सन तुलजान के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, अलीराजपुर।
और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। धन्यवाद। पंकज जी, क्या मान रहे हैं ये सुबह से जिस तरह से वोटिंग आप देख रहे हैं, लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज को क्या मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं इससे? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण का चुनाव है और इस चौथे और अंतिम चरण के चुनाव में अब तक के पिछले 3 चरणों के चुनाव का जो मतदान का प्रतिशत है उससे अधिक प्रतिशत होगा। सुबह से ही जो गति थी, लगभग 9 बजे 15%, 17% के आसपास मतदान था और अभी हम दोपहर में 3 बजे के आसपास हैं। तो जो मतदान का प्रतिशत पूरी इन 8 सीटों पर है, सारी मालवा निमाड़ की सीटें हैं, तो एक अच्छा प्रतिशत और अच्छा प्रतिशत है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर मध्य प्रदेश में इन 8 सीटों सहित 29 की 29 सीटों पर जनकृपा भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम इंदौर का वोटिंग परसेंटेज देखें पंकज जी, तो वो कहीं ना कहीं क्या थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ा रहा है या खुशी के संकेत दे रहा है कि जितने वोट पड़ रहे हैं वो बीजेपी के लिए पड़ रहे हैं? देखिए, इंदौर में तो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो सबके सामने है और कुल 14 प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, शंकर लालवानी सहित कमल के चुनाव चिन्ह के साथ। और कांग्रेस पार्टी ने डे 1 से कैंपेन स्टार्ट किया, नोटा का कैंपेन, एक अजीब सा कैंपेन। नोटा जरूर एक प्रावधान है जो ईवीएम में होता है, पर कांग्रेस पार्टी को किसने अधिकार दिया कि वो बाकी 13, चलिए बीजेपी से आपकी शत्रुता है तो बाकी 13 प्रत्याशियों को आप किस आधार पर रिजेक्ट कर रहे हैं? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कांग्रेस पार्टी कर रही है? खैर, कांग्रेस और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों मैच नहीं करते। नोटा का ऑप्शन तो लोकतंत्र के हिसाब से मिला है ना, अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसको इलेक्शन कमीशन ही हटा देता। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर जनता तक पहुंचा दूं, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। सीहोर से जानकारी है जहां एसपी ऑफिस में भीषण आग लगी है और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद है और आग लगने से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जल गए हैं। एसी में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लगने की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां ये एसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और इस कारण आग लग गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जलने की भी जानकारी निकल के सामने आई है। एसपी ऑफिस में भीषण आग लगी है, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो इस दौरान जलकर खाक हो गए हैं। इस प्रकार की जानकारी निकल के सामने आई है। तो देखिए, जानकारी आप तक पहुंचा दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आग लगी है वो ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी हुई है। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, बात कंप्लीट करिएगा। मैं आग्रह कर रहा था कि मैंने कांग्रेस के आह्वान को अलोकतांत्रिक बताया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था है और वो चुनाव आयोग का काम है। पर कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार किसने दिया कि वो डेमोक्रेटिक कैंपेन में कहे कि साहब हम नहीं तो नोटा को वोट दो? भाई, जनता तय करेगी ना। आपका प्रत्याशी यदि इसलिए विड्रॉ करता है कि रिसोर्सेज नहीं, कैंडिडेट को कोई सपोर्ट नहीं, कोई कैंपेन करने लीडर नहीं आ रहा, अकेला कैंडिडेट है, वो विलिंगली विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो दोष भारतीय जनता पार्टी का। आपका शामिल बीजेपी में हुए तो वो आरोप तो आप ही पर लगाएंगे ना। फिर अब आपके नेताओं के साथ ही उनकी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, जब वो अपना कहते हैं वापस लेकर के आते हैं, रजिस्ट्रेशन वापस कैंसिल करवा के आते हैं, तो फिर किस पर आरोप लगाएं? नहीं, इसमें आरोप क्या? उनका राइट था, जैसे नॉमिनेशन फाइल किया ऐसे विड्रॉ किया। उनका राइट था कि उनको जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। कोई ये गलत थोड़ी है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, डेमोक्रेसी है। उनकी मर्जी थी कि नहीं लड़ना कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कारण गिनाए कि ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है, ये कांग्रेस पार्टी परिवारवाद करती है, ये कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती, ये कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को संसाधन नहीं देती, नहीं लड़ना कांग्रेस पार्टी से। और ये तो विश्लेषण कांग्रेस पार्टी का है ना, कितनी बड़ी बातें करते हैं, सर्वे होते हैं, बूथ की कमेटी, यहाँ से बात वहां से बात, किसकी जिम्मेदारी? ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जो फ्लॉप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रीमान पटवारी जी, सिर्फ उनकी जिस प्रकार का उनका आचरण और व्यवहार है, जो हिटलर शाही उन्होंने चला के रखी कांग्रेस में, उसका नतीजा है कि ये चुनाव समाप्त होते होते तक आज चुनाव समाप्त हो गए। सुमित्रा महाजन ने भी सवाल खड़े कर दिए थे, आपकी पार्टी की नेता है, बड़ी लीडर है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सवाल खड़े किया, हम उन सवालों का आदर करते हैं, हमारी आदरणीय नेता है, पर ये पीड़ा और समस्या कांग्रेस पार्टी की है। यदि कोई प्रत्याशी अपना कैंडिडेचर विड्रॉल करना चाहता है, नामांकन वापस लेना चाहता है,
भारतीय जनता पार्टी कैसे रोक सकती है उसको, यदि वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। माफी चाहूंगी, मैं आपको बार बार बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आखिरी दिन में नॉमिनेशन वापस ले लेना, कोई विकल्प नहीं छोड़ना, ये कहीं ना कहीं एक टीस तो मन में पैदा करेगी ना। अगर आपको नहीं लड़ना था तो आप पहले वापस ले लेते, आखिरी दिन में जाकर के नॉमिनेशन आप वापस ले लें, उसके बाद कोई विकल्प भी ना छोड़ें और उसके बाद आप आरोप भी लगा दें कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पार्टी ने आपको टिकट दिया, ठीक है, पार्टी से आप संतुष्ट नहीं थे, आपने नॉमिनेशन अपना कैंसिल करवा दिया, थोड़ी बहुत तो टीस होगी ना, फिर तो आरोप लगेंगे ना। नहीं, आरोप लगे, लोकतंत्र में आरोप लगते हैं, जनता निर्णायक है, वो जनार्दन है। हम कांग्रेस के आरोपों की परवाह होते तो देश का विकास कर नहीं पाते। वो तो पिछले 10 साल से आरोप लगा रहे हैं, दुनिया भर के आरोप लगाए। क्या स्थिति है कि 10 साल में देश की लोकसभा में कांग्रेस की क्षमता 10% भी नहीं बची। 543 का 10% सीट नहीं ला पा रहे 2 चुनावों से, 14 में और 19 दोनों मिला ले तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस का कम आरोप लगाने का है, लगाए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें आपत्ति नहीं है। हम तो जनता जनार्दन के सामने याचक और प्रार्थना करते हैं कि जनता जनार्दन, माई बाप, आप निर्णय करो कि कांग्रेस के असत्य आरोप या भारतीय जनता पार्टी का सच का पथ क्या सही, और उसको मत दो। ठीक है, मैं अगर अभी जिन 8 सीटों पर मतदान चल रहे हैं वहां की बात करती हूं तो रतलाम है, धार है, खरगोन है, ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत मानी जा रही हैं। क्या आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। एक पंचायत के किसी वार्ड का भी चुनाव होता है ना, तो हमारे लिए उतना ही गंभीरता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए या जीतने के लिए नहीं, उस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए और जन उत्थान के लिए चुनाव लड़ती है। और उसके लिए आवश्यक है आपका चुनाव में जनता का बहुमत और आशीर्वाद प्राप्त करना। तो ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। तो कोई चुनौती हो, चाहे वो रतलाम हो, धार हो, या जो सीटें झाबुआ अलिराजपुर की आप बात करती हैं, वो सारी की सारी सीटों पर मूलतः यदि अपन इन तीनों सीटों की बात करें, ये मूल रूप से आदिवासी वर्ग की सीटें हैं, जहां हमारे आदिवासी भाई बहन संख्या में ज्यादा है। और अभी विधानसभा चुनाव में, इसके पहले के लोकसभा चुनाव में यही श्रीमान रतलाम से भूरिया जी चुनाव हारे हुए हैं लोकसभा का, फिर हार गए, फिर जीत गए, 2 बार हार चुके हैं। दिलीप सिंह भूरिया जी से हारे, फिर दिलीप सिंह भूरिया जी दिवंगत हुए तो उपचुनाव में जीत गए, फिर उसके बाद डामोर साहब से चुनाव हारे, फिर विधायक बन गए, अब फिर विधायक का चुनाव हार गए, और फिर ये वाले चुनाव में इस बार शायद लड़े नहीं संभव, इस बार फिर मैदान में। तो भूरिया, ऐसा नहीं कि कांतिलाल भूरिया जी रतलाम से अपराजय है, हार चुके हैं 2-3 बार, फिर हारेंगे। सवाल चुनौती का नहीं है, सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है और कांग्रेस की तैयारी क्या है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल की मोदी सरकार के अप्रितम भारत विकास के कार्यों के आधार पर, मोदी जी की गारंटी को आधार पर, हम 2014 में आए थे, एक आशा थी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से, 2019 में विश्वास हुआ, अब गारंटी है कि 10 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी सरकार के भारत के अप्रितम विकास का। जिस क्षेत्र में आप बात करें, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, मानव संसाधन, रोजगार, तरक्की, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, आप जहां जाएंगे, रक्षा के क्षेत्र में हम दुनिया के 4थे नंबर के एक्सपोर्टर हैं, हम निर्यातक हैं वेपन के 4थे नंबर के। लेकिन कांग्रेस तो आप पर आरोप लगाती है कि जिन गारंटियों को देकर के आपने विधानसभा चुनाव जीता, उनमें से कई गारंटियों को आपने अभी तक पूरा नहीं किया है, फिर जनता क्यों भरोसा करे? देखिए, मैंने तो आपसे आग्रह किया कि कांग्रेस इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र है आरोप लगाने के लिए, और हम भी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रख रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हो जो 1936 के मुस्लिम लीग के समान हो, जो अल्पसंख्यकों के नाम पर डरते क्यों मुसलमान लिखने से, काम तो उन्हीं का करते हैं। पर्सनल लॉ किसका है माइनॉरिटीज में? खाली मुस्लिम समाज का। मनमोहन सिंह जी का बयान भारतीय जनता पार्टी की टोटेंटली से लिखा हुआ है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, बाकी लोग भाई साहब उनका क्या दोष है कि वो आपके फेवरेट वोट बैंक नहीं है। आप वोट जिहाद की बात करते हो। मैं 1952 से चुनाव का इतिहास पढ़ता हूँ, विद्यार्थी हूँ, और कुछ चीज चुनाव मैंने साक्षात देखे। आज तक किसी चुनाव में वोट जिहाद, अरे शर्म तो करो, कहाँ ले जा रहे हो आप? फिर आप अपना ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देना चाहते हो। यहाँ पर मन नहीं भरा तो राहुल गांधी के गुरुजी सैम पित्रोदा कहते हैं रंग के आधार पर उत्तर के लोग अंग्रेज, पश्चिम के लोग अरब, दक्षिण के लोग अफ्रीकन। अरे भैया, क्या क्या काम कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं
कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर गई, राम मंदिर अपवित्र हो गया, हम शुद्धि कराएंगे। अरे शर्म आना चाहिए। देश की हमारी आदिवासी हैं, आदिवासी वर्ग की पहली महिला राष्ट्रपति, और कांग्रेस का नेता कहता है कि उनके जाने से राम मंदिर अपवित्र हो गया। ये सोच कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी संपत्ति लूटने के लिए विरासत कानून की बात करती है। अरे ये कोई नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी लेकिन वो तो आपकी सोच पर सवाल खड़े करते हैं। वो बोल देते हैं कि जनता को बोल रहे हैं कि आप अगर आपकी बार आपकी सरकार बन गई तो बहुत बड़े बड़े बदलाव कर देंगे, कि आप आरक्षण को खत्म कर देंगे, और जो 8 सीटें हैं वहां पर आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देता हूं आपके बहुत वाजिब सवाल है, और बहुत धन्यवाद कि मुझे मंच मिला जहां मैं इतनी सारी आपसे बात कर पा रहा हूं। आपका आभार कि आप प्रश्न प्रति प्रश्न कर रही हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिन बड़े परिवर्तनों की बात करती है, हमने बड़े परिवर्तन किए। 370 हटाया, ट्रिपल तलाक बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से राम मंदिर बना, आज भारत मोबाइल का नंबर 2 का उत्पादक और निर्यातक है पूरी दुनिया में किया। और कांग्रेस जिस संविधान की बात करती, मैं जी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में संविधान की हत्या करी है, आपातकाल लगाकर सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक 100 से अधिक संविधान संशोधन किए। कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की इसी पार्टी ने 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी संविधान संशोधन करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को अब सुधारने का वक्त आ गया है। देखिए राहुल गांधी जी की बात को लोग क्यों स्वीकार करें। राहुल गांधी जी की दादी जी ने 1970 में, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तब नारा दिया था गरीबी हटाओ। आज 2024 में राहुल गांधी कहते हैं गरीबी हटाएंगे। 50, 51, 52 साल के बाद यदि राहुल गांधी जी दादी जी का नारा लेकर देश में चल रहे हों तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि इन सालों में 75 साल में स्वतंत्रता के 60-65 साल तक आपकी सरकारें थी देश में, प्रदेश में, तब क्या दिक्कत थी आपको। आज आप ये 2 उदाहरण देता हूं आपको कांग्रेस के और राहुल गांधी के झूठ के। राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 15 अगस्त तक 30 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। पूछता हूं राहुल गांधी जी से, आप जरा आपके माध्यम से कहीं सुन रहा हो कोई राहुल गांधी का मिलने वाला, तो उन तक जवाब पहुंचे, उत्तर प्रश्न पहुंचे मेरा। केंद्र सरकार में 40,000 सरकारी पद, 40 लाख सरकारी पद हैं, 40 लाख। उन 40 लाख पदों में से 30,50,000 पद ऑलरेडी भरे हुए हैं, 9.5 लाख पद खाली हैं। तो राहुल गांधी जी जून में सरकार बनने के बाद, जैसा आपका देवा स्वप्न है, 1 महीने में आप कहां से फिर 21.5 लाख पद लेकर आओगे जिनकी आप भर्ती करोगे। कहां से 30 लाख पद लाओगे आप? ये 9.5 लाख तो चलो खाली मिल गए, बाकी कहां से लाओगे पद आप? फिर हर एक नारा इनका कौन सा, एक लक्ष्मी योजना की बात करते हैं कि देश की हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। 67 करोड़ हमारी माताएं बहनें इस देश में, 143 करोड़ की आबादी में 67 करोड़ आधी आबादी आपकी है, माताओं बहनों की। 67 करोड़ माताओं बहनों को प्रतिवर्ष 1 लाख देंगे। जरा बजट का गिनती तो करें, भारत की बजट कितना है? कहां से लाओगे भैया? वो जो काला धन कमाया वो उससे लाओगे, या जो पाकिस्तान से, चीन से चंदा ले तो वो लेकर आओगे? कहां से लाओगे? तो ये देश समझता है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के गुरु, वो मणिशंकर या उनके दूसरे गुरु घंटाल, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान से डरो, एटम बम है उसके पास। ठीक है, कई सारे आरोप आपने लगा दिए हैं, इसको लेकर के रिएक्शन हम कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं से लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद आपसे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर आपने मतदान नहीं किया है तो घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।